पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें लोग इसलिए जानते हैं कि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरे वो जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, यानी भारत के बापू। इन दोनों ने इंडिया के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आज उनके इन कामों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। हमने अक्सर किताबों से और लोगों से सुना है कि महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई है। कैसे सत्य और अहिंसा को भी हथियार बनाकर देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है, ये बात महात्मा गांधी ने दुनिया को सिखाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें लोग बस इसलिए जानते हैं कि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए ऐसा कुछ किया भी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, इन दोनों ने मिलकर इंडिया में ऐसे काम किए थे कि आज इंडिया की हालत बच्चे बदतर हो गई है। इनकी सच्चाई जानकर आपको शर्म आएगी ये सोचकर कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे थे और क्या महात्मा गांधी सच में वैसे ही थे जैसे हमें बचपन से बताया जा रहा है। क्या इनका हाथ भारत की आज़ादी में था? आइए इनकी सारी काली करतूतों को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं मानता हूं कि कश्मीर के मामले में नेहरू से थोड़ी सी गलती हुई है। अगर महात्मा गांधी होते भारत के प्रधानमंत्री, मेरा दावा है कि वो भी ऐसा ही करते। टैगोर होते तो दो कदम और आगे बढ़ के कुछ करके आते। हाँ, पटेल होते तो शायद थोड़ा सा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। क्यों भूल रहे हैं आप? अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए। लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इस वीडियो में पंडित जी के बारे में सारी ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जिसके बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही उनके बारे में बात करता है। पहली बात, जब 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, हालांकि 1947 को इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पीछे भी ये कहानी है, वो वीडियो में हम आगे जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, तब भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने थे, जबकि 15 में से 12 कमेटियाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थी और बाकी बची 3 कमेटियाँ भी नेहरू जी के साथ नहीं थी। फिर भी नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। From the balcony of the building, Pandit Nehru, India's first premier, urges the crowd to let the procession move through. ये बात है 29 अप्रैल 1946 की, यानी भारत की आज़ादी की 1 साल पहले की। इस टाइम भारत में तैयारियां हो रही थी कि भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाए। 29 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी को एक अध्यक्ष की जरूरत थी। ये मीटिंग बहुत जरूरी थी क्योंकि इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष बनेगा 1 साल बाद वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जब ये मीटिंग शुरू होती है तो इस मीटिंग में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता आते हैं। इन सभी नेताओं को पता था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नेहरू जी बनेंगे, वो इसलिए कि नेहरू जी के साथ गांधी जी थे। एक बात ये भी बताई जाती है कि इस मीटिंग के 9 दिनों पहले गांधी जी ने मौलाना को एक लेटर लिखा। मौलाना वही था जो इस कांग्रेस पार्टी का पहले से अध्यक्ष था। गांधी जी ने मौलाना को लेटर में लिखा कि तुम ये अनाउंसमेंट करो कि मैं अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उस पद पर नेहरू जी को लाना चाहते थे, जिसके बाद नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। गांधी जी ने लेटर में आगे ये भी लिखा कि अगर तुमने इसके बारे में सवाल किया तो मेरा जवाब सिर्फ यही होगा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद करता हूँ और मैं उनको पसंद क्यों करता हूँ इसके भी कई कारण हैं, लेकिन इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता। मतलब जरा सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो महात्मा गांधी को पसंद होगा। ना जनता से पूछा गया और ना ही वोटिंग हुई। यहाँ तक कि इनसे भी बेहतर नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको अच्छी खासी नॉलेज थी पॉलिटिक्स में। लेकिन इस मीटिंग में ये सब नहीं देखा गया तो बस ये कि गांधी जी को पसंद कौन है। जब 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुना, फिर भी गांधी जी ने मनमानी करके नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया। गांधी जी की पसंद नापसंद ने डिसाइड कर दिया था कि आगे जाकर भारत का भविष्य क्या होने वाला है। नेहरू जी के अध्यक्ष बनने के ठीक 2 महीने बाद ही 7 जुलाई 1946 को कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग होती है और ये मीटिंग थी भारत से पाकिस्तान को अलग करने की। जो मुस्लिम लीग था वो चाहता था कि मुसलमानों का एक अलग से देश बने। जब ये मामला आगे बढ़ा तो ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन का मतलब ये था कि ब्रिटेन से 3 लोग भारत आएंगे और वो भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब कैबिनेट मिशन इंडिया आता है तो मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस, तो ये तीनों मिलकर 7 जुलाई 1946 को शिमला में एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और एल लली खान थे। इस मीटिंग में बात होती है भारत और पाकिस्तान को अलग करने की, लेकिन नेहरू जी साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि भारत का कोई भी हिस्सा अलग नहीं होगा। इस दिन तो ये मामला शांत हो जाता है, लेकिन इसके 3 दिनों बाद 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने मुंबई की कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। नेहरू जी ने कहा कि जो बातें शिमला में कैबिनेट मिशन के साथ हुई हैं उन बातों में भी बदलाव हो सकता है। यानी नेहरू जी साफ साफ कह रहे थे कि भारत से पाकिस्तान अलग हो सकता है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत का ईस्टर्न एरिया और साउथ ईस्टर्न एरिया भी अलग हो सकता है। यानी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की भी बात हो रही थी। जब ये बात नेहरू जी ने कही तो मुस्लिम लीग ने भी धमकी दे दी और कहा कि पाकिस्तान को मुसलमानों के हवाले कर दो वरना बहुत बुरा हाल होगा। नेहरू जी के इस बयान के बाद पूरे देश में दंगे होने लगे। हिंदू का सिर्फ नाम रहेगा,
हमें तो पाकिस्तान चाहिए। हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए तुम ठान चुके हो। जिन्ना सच सभी को कड़वा लगता है जवाहर। इस बयान के कारण भारत के करोड़ों लोग परेशान हुए। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1.46 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। गांधी जी ने जिस नेता को चुना था उसका असली रूप अब सामने आने लगा था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन वाला कानून तो 15 अगस्त को बनाना था, लेकिन नेहरू जी ने इसे 14 अगस्त को बना दिया। इसका कारण ये था कि जो ब्रिटेन का लास्ट गवर्नर था माउंटबेटन, वो भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न देखना चाहता था। ये वही माउंटबेटन है जिसकी नानी की माँ विक्टोरिया थी। माउंटबेटन से जुड़ी एक ये भी बात है कि माउंटबेटन की वाइफ ने नेहरू जी को ब्लैकमेल किया था, जिसके कारण नेहरू जी को भारत और पाकिस्तान को अलग करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी गांधी जी की आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी कि उनकी पसंद नापसंद ने आज भारत के 2 टुकड़े कर दिए हैं। बल्कि उल्टा गांधी जी ने सरकार पर दबाव बनाया और कहा कि जो पाकिस्तान वाले हैं उनके पास खाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं है, भारत सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिन लोगों ने भारत में रहकर बिहार, पटना, गढ़मुक्तेश्वर जैसी जगहों पर जाकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनकी हत्या की और उनका अपहरण किया, उन्हीं लोगों को गांधी जी मदद करने की बात कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ इन 2 नेताओं की वजह से हुआ है। भारत की आज़ादी वाली कहानी हम किसी और वीडियो में जानेंगे, नहीं तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये बात है 1929 की, जब ना तो भारत आज़ाद हुआ था और ना ही भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। इस टाइम पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर की सेंट्रल असेंबली में ये विस्फोट किया था। 8 अप्रैल 1929 को ठीक 12:30 बजे भगत सिंह ने ये विस्फोट किया था। इस बम विस्फोट का एक ही मकसद था और वो ये था कि भगत सिंह चाहते थे कि बरों के कान खुले और अंग्रेज भारत छोड़कर जाए। भगत सिंह का मानना था कि इन सब के लिए एक बड़े धमाके की ज़रूरत थी, जो उन्होंने कर भी दिया। इस बम विस्फोट के बाद उन दोनों को जेल हो जाती है। ये मामला इतना बड़ा नहीं था, इसके लिए तो वे कुछ दिनों में जेल से छूट भी जाते, लेकिन इससे भी बड़ा काम इन्होंने 1 साल पहले कर दिया था और वो ये था कि भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था, जिसके लिए इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जो भगत सिंह के साथ थे बम विस्फोट में, उनको ये फांसी नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने किसी को मारा नहीं था। इसके 1 साल बाद 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गांधी जी और नेहरू जी इन तीनों को बचा सकते थे? तो इसका जवाब है हाँ, बचा सकते थे। लेकिन भगत सिंह खुद मना कर रहे थे कि उनका केस कोई ना लड़े। और जो भगत सिंह थे वो महात्मा गांधी के कामों को पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आज़ादी सिर्फ आंदोलन और बिना शोर शराबे के आएगी। वहीं भगत सिंह का मानना था कि आज़ादी बिना लड़ाई के आ ही नहीं सकती। और रही बात नेहरू जी की, तो भगत सिंह खुद नेहरू जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब वे जेल में थे तो उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा था कि नेहरू जी से बेहतर नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। भगत सिंह ने अपनी किताब नए नेताओं के अलग अलग विचार में भी लिखा है कि नेहरू जी जैसा नेता विद्रोह पत्र पर अपना सिर पटक पटक कर अपना सत्यानाश कर देता है। ये भगत सिंह ने नेहरू जी के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस ने पुणे के एक भाषण में कहा हमें वेदों से कुछ सीखना चाहिए, हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के इस भाषण के बाद नेहरू जी अपने भाषण में कहते हैं कि हर नौजवान को लड़ाई करनी चाहिए अपने धर्म और समाज के लिए। यहाँ पर नेहरू जी का कहने का यह मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने वेदों की बात करके खुद के धर्म को सा बताया है, इसलिए बाकी धर्म वाले लोगों को उनका विद्रोह करना चाहिए। और नेहरू जी आगे ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसे आदमी की कोई ज़रूरत नहीं जो आकर कहता है कि इस धर्म में ये बात लिखी है। नेहरू जी ने भाषण में ये भी कहा कि लोगों को वेद और बुरा नहीं मानने चाहिए, बल्कि जो इनकी बात कर रहे हैं उनका भी विद्रोह करना चाहिए। ये भगत सिंह ने जेल में लिखा था। भगत सिंह भी जानते थे कि गांधी जी और नेहरू जी कितने बड़े देशभक्त हैं, इसीलिए गांधी जी और नेहरू जी ने भगत सिंह की फांसी वाला केस अपने हाथों में नहीं लिया, क्योंकि इन्हें पता था कि भगत सिंह इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं और इनकी बातों को नहीं मानते हैं। अगर इन दोनों ने कोशिश की होती तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों की सज़ा कम हो सकती थी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े वकील भी थे। फिर भी इन दोनों ने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा उन लोगों के बारे में ये कहा कि वे लोग गलत रास्ते पर थे। और आगे ये भी कहा कि अगर वे लोग जिंदा रहते तो देश में सिर्फ दंगे होते। आगे गांधी जी कहते हैं मुझे बिना लड़ाई की आज़ादी चाहिए। और इन तीनों ने जिस ऑफिसर को मारा था उसी ऑफिसर ने लाला लाजपत राय को मारा था। बस इन तीनों ने उनका बदला लिया। अब देखते हैं जो नेहरू जी थे, जो हमारे देश के शासक थे, वो हम भारतीयों के साथ कैसे थे। जिन मुगलों से हमारे राजाओं ने युद्ध किया, उनको भारत से भगाया, उन्हीं मुगलों के रूल को नेहरू जी फॉलो कर रहे थे। मुगलों का एक रूल था जिसका नाम था शासन कला। उसी शासन कला को नेहरू जी फॉलो करते थे। इस शासन कला में जो मुगलों के सुल्तान थे, उनके आगे जो काम करने वाले लोग थे, वे अपना धन अपनी संतान को नहीं दे सकते थे। जो आदमी सुल्तान के आगे काम करता था, उसी आदमी का बेटा दोबारा ये काम नहीं कर सकता था। अगर किसी आदमी ने सुल्तान पर गंदी नज़र डाली तो भी उस आदमी को मारा जाता था। और सुल्तान के आगे काम करने वालों में से सुल्तान किसी का भी पद कभी भी वापस ले सकता था। सुल्तान के आगे काम करने वाले आदमी के परिवारों को सड़कों पर फेंका जाता था, उनके बच्चों को अंधा कर देते, बेच देते या फिर मार देते थे। ये सभी मुगलों के रूल थे। अब आ रही है नेहरू जी की। जब नेहरू जी की सरकार थी तब सिविल अधिकारियों के गायब होने की खबर आती है। 1970 में यूपी का IPS ऑफिसर
रातों रात घर से गायब हो जाता है। इन सभी लोगों के संबंध नेहरू जी से थे और हमने ये भी देखा है कि जिसने नेहरू जी को पसंद नहीं किया उसको बाद में फांसी हुई है। ये सभी रूल मुगलों के शासन में थे जिनको नेहरू जी फॉलो कर रहे थे। इस वीडियो में गांधी जी के बारे में बहुत कम बात हुई है। गांधी जी के लिए पूरी एक अलग वीडियो आएगी। इन दोनों ने मिलकर उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो सच्चे देशभक्त थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बटुकेश्वर दत्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों ने मिलकर इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। अब आप ही कमेंट करके बताओ कौन सही था और कौन गलत। नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐसे नियम बनाए थे जो अब हम लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, जैसे कश्मीर को स्पेशल केस बताकर भारत के साथ ना जोड़ना। कश्मीर से हजारों दस्तावेज आए नेहरू जी के पास कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दो, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने कश्मीर को भारत के साथ नहीं जोड़ा। नेहरू जी सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि ये स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस के चक्कर में नेहरू जी ने कश्मीर में ऐसे 5 नियम बनाए थे कि 1980 तक कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। जब बाद में किसी ने नेहरू जी से पूछा कि ऐसे कानून बनाने की क्या जरूरत थी तो नेहरू जी ने कहा यह सब गलती से हो गया। इतनी बड़ी गलतियां करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत भारत को नहीं थी। भारत और चीन को भाई भाई बताया, जिसके बाद चीन ने भारत को कमजोर समझा और इंडिया पर अटैक करता रहा। कि भाईचारे की वजह से हमने तिब्बत और अक्षय चीन जैसी जगहों को खो दिया। 1915 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिखा जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि चीन हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। इन सब के बाद ने भाईचारे वाली लाइन को नहीं छोड़ा। के सभी कानूनों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। वर्क बोर्ड और भी बहुत कुछ हैं, इसके लिए अलग वीडियो में समझना आसान होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।